भूखा बछड़ा। तो एक किसान के पास एक भैंस और एक गाय थी, जिसमें वो भैंस को ज़्यादा प्यार दुलार से रखता था और गाय को धुतकारता रहता था। वो भैंस से बहुत खुश था क्योंकि वह जवान थी और ज़्यादा दूध देती थी, जबकि गाय उम्र अधिक हो जाने के कारण कम दूध देने लगी थी। होरी के छोटे बेटे ने गाय के बछड़े का बंधन खोल दिया था और वह आकर अपनी माँ का दूध पीने लगा। होरी ने मुड़ के देखा तो खींच गया, जोर से चिल्लाया, अरे बछड़े को किसने छोड़ दिया? गैया 3 पाव दूध देती है, वो सब बछड़ा ही पी जाएगा तो हमारे हाथ क्या आएगा? अरे बापू, बछड़ा बच्चा है और गाय उसकी माँ है। माँ का दूध बच्चे के लिए ही तो होता है। देखो अपना बछड़ा कितना कमजोर हो गया है। दूध पिएगा तो तगड़ा हो जाएगा, मेरे साथ कूद कूद के खेलेगा। अरे लडुआ, तू तो पूरा पागल है। गैया को मैं खिलाता हूँ तो दूध मुझे ही मिलना चाहिए। बछड़े को थोड़ा दूध पिलाया जाता है। बापू, ये ठीक बात ना है। बेचारी गैया को कितना कम खिलाते हो। भैंसिया को तो पेट भर भर के खिलाते हो। गैया का पेट भरता नहीं है, देखो ना कितनी कमजोर हो गई है। गैया को डंडे से मारते हो और भैंसिया को बहुत ही प्यार करते हो। ये बहुत ही नाइंसाफी है। मुझे गैया का दूध नहीं पीना, मैं दूध बछड़े को पिलाऊंगा। चल भाग, नहीं तो तुझे भी डंडे से मारूंगा। आजकल बहुत बोलने लगा है। छोटा लड्डू वहां से चला गया, लेकिन बात उसने बहुत सही कह दी थी। होरी ने बछड़े को खूंटे से बांध दिया था। गाय माँ और उसका बछड़ा दोनों एक दूसरे को तड़पती निगाह से निहार रहे थे। होरी चला गया तो लड्डू ने फिर से गाय के बछड़े को छोड़ दिया और वह अपने माँ के दूध का पीने लगा। होरी फिर दौड़ के आया और बछड़े को खींच के बांध दिया। लड्डू बहुत दुखी हुआ। वह पास के चारागाह से घास काट कर लाया और गाय के साथ साथ बछड़े के सामने भी घास डाल दी। मेरी प्यारी गैया, खा लो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। बछड़े राजा, तुम भी खाओ, खाकर अपनी भूख मिटा लो। गाय ने बड़े प्यार से लड्डू को देखा और उसकी आत्मा ने प्रसन्न होकर मन ही मन बड़ी ही कृतज्ञता प्रकट की। एक नन्हे से बच्चे ने गाय का दिल जीत लिया था। शाम के समय जब होरी ने गाय का दूध पीने के लिए लड्डू को दिया तो लड्डू ने इनकार कर दिया। उसे ऐसे लगा कि कमजोर बछड़े के हिस्से का दूध उसके सामने आ गया है। उसने बड़े ही ध्यान से बछड़े को देखा तो वो बेचारा उसे भूख से झटपटाते हुए दिखाई पड़ा। लड्डू ने कुछ सोचकर दूध ले लिया। कुछ देर के बाद अपने बापू से छिपकर वही दूध अपने बछड़े को पिलाने लगा तो उसे बड़ा आनंद आ गया। गाय भी बड़ी खुशी से लड्डू को देख रही थी। एक दिन गाय का बछड़ा बीमार हो गया तो होरी ने उसे एक तरफ कर दिया। उसे कोई दवा नहीं पिलाई। बछड़ा बहुत कमजोर हो गया। लड्डू से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बछड़े का इलाज करा दो बापू, वो बहुत कमजोर हो गया है। चुप बैठ जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मर जाएगा और क्या होगा। ऐसे कितने जानवर मरते रहते हैं। बापू, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके माँ के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। वो बछड़ा ही उसके जिगर का टुकड़ा है। उसके इलाज करा दो बापू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। होरी ने अपने बेटे की बात नहीं मानी और चला गया। कुछ समय के बाद लड्डू भी बीमार पड़ गया। होरी और लड्डू की माँ दोनों परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलवा लिया, लेकिन लड्डू दवाई खाने को तैयार नहीं हुआ। मैं दवाई नहीं खाऊंगा, पहले बछड़े का इलाज कराइए। मुझसे वादा कीजिए कि गैया और बछड़े का पूरा ख्याल रखेंगे। बछड़े को खूब दूध पिलाएंगे। बात मानने के लिए तैयार हो तो ही मैं इलाज करवाऊंगा। आप लोग इस बछड़े का इलाज क्यों नहीं कराते? बच्चे को गहरा दिमागी सदमा लगा है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये भी ठीक नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं बछड़े का इलाज कराऊंगी। लड्डू के पापा, आप डॉक्टर को बुला लीजिए। अम्मा, यही बात तो बछड़े की माँ भी सोचती होगी। लड्डू, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। चिंता करना छोड़ दो, इलाज करा लो बेटा। जानवरों के डॉक्टर आ गए और बछड़े का इलाज शुरू हो गया। बछड़े ने दवाई खाई तो लड्डू ने भी दवाई खा ली। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लड्डू और बछड़ा दोनों ही ठीक हो गए।
होरी जान गया कि गाय और बछड़े में लड्डू की जान बसती है। उसने गाय और भैंस में भेदभाव बंद कर दिया। उस दिन से ही होरी बूढ़ी गाय और बछड़े का बड़ा ही ढंग से ख्याल रखने लगा। भैंस और गाय को बराबर चारा मिलने लगा। बछड़े को भी अच्छे ढंग से दूध मिलने लगा। अब तो वह भला चंगा और तगड़ा हो गया। लड्डू और बछड़े की दोस्ती देखते ही बनती थी। दोनों साथ साथ खूब खेलते थे। रक्षक गाय माता। नम्रता सवेरे सवेरे जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, उसे एक सफेद रंग की गाय द्वार पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखती है और फिर सोचती है, आजकल बहुत सारी गायें घूमती रहती हैं, उनमें से यह भी एक है। गाय आशा भरी नजरों से नम्रता को देखने लगती है। नम्रता को ऐसा लगता है शायद वह प्यासी है, इसलिए वह उसके लिए बाल्टी में पानी लेकर आती है। गाय पानी तो पीती है, लेकिन वहां से हटने का नाम नहीं लेती। नम्रता के पति राकेश बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ? क्या बात है? किस काम से बड़ी देर से बाहर खड़ी हो? यह गाय दरवाजे पे आ गई है। पहले मैंने इसको पानी पिलाया, लेकिन फिर भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है इसे हमारे घर की दहलीज प्यारी लग गई है। ये कहीं नहीं जा रही है, हमारे यहाँ खड़ी हुई है। अरे ये भटकने वाली गाय है, अंदर आ जाओ, ये कुछ देर के बाद अपने आप बाहर चली जाएगी। नम्रता के मन में कई बातें चलने लगी, लेकिन वह आगे बोलना उचित ना समझकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद नम्रता का छोटा बेटा आलोक घर के बाहर निकल जाता है। नम्रता को बाहर शोर सुनाई पड़ता है। वह बाहर दिखती है तो बहुत सारे जानवर दौड़ रहे होते हैं। उसे वहाँ सफ़ेद गाय वहीं खड़ी दिखाई पड़ती है। आलोक के रोने की आवाज़ आती है। नम्रता दौड़ कर देखती है तो उसी गाय ने आलोक को अपने चारों पैरों के बीच में रखकर सुरक्षा दिए रहती है। उसके आसपास से दूसरी कई गायें दौड़ रही होती हैं। नम्रता के वहां पहुंचने तक सभी गायें चली जाती हैं। सभी गायें धीरे से पास में आती हैं। नम्रता दौड़कर अपने बच्चे को उठा लेती है। तब तक राकेश भी वहां आ जाता है। मेरा बच्चा! गाय ने आलोक को साफ बचा लिया, वरना जानवरों की भगदड़ में न जाने क्या होता। देखिए ना, ये तो गर्भवती है। भगवान ने इसे हमारे पास भेज दिया है, हम इसे अपने पास रखेंगे। नम्रता, तुम्हें तो पता है हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। इसके चारे का इंतजाम कैसे होगा? मैं इसे घास छील कर खिलाऊंगी, आसपास के क्षेत्र में चरने के लिए भी छोड़ दूंगी। नम्रता की इच्छा के सामने राकेश भी तैयार हो जाता है। नम्रता उसके खाने का प्रबंध करती है। उसका नाम वह नंदिनी रखती है। नंदिनी के कदम पड़ते ही उनके घर में खुशियां आने लगती हैं। राकेश को लॉटरी में 10 लाख रुपए का पहला इनाम मिलता है। वे सब खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। राकेश, नम्रता और आलोक तीनों के साथ नंदिनी बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगती है। राकेश घर के बहुत सारे सामान, अच्छे कपड़े और नम्रता के लिए गहने भी लेता है। एक बड़ा खेत खरीदने के लिए वह बहुत सारे रुपए घर पर रख लेता है। कुछ दिनों बाद रात के समय एक चोर राकेश के घर रुपए गहने चुरा लेता है। वह चोरी का सामान समेटकर जैसे ही घर के बाहर निकलता है, उसे रास्ते में नंदिनी आकर खड़े हो जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उसे सींग से मारकर गिरा देती है। वह फिर भागने की कोशिश करता है, पर नंदिनी उसे फिर से सींगों से गिरा देती है। इतने में राकेश और नम्रता आ जाते हैं। चोर पकड़ा जाता है। वाह नंदिनी, इतनी बड़ी चोरी करने वाले चोर को तुमने पकड़ लिया, हमारा धन बचा लिया। तुम सचमुच हमारी रखवाली हो नंदिनी। अचानक नंदिनी के पेट में दर्द होने लगता है। वह परेशान हो जाती है, इधर उधर घूमने लगती है। राकेश परेशान हो जाता है। देखिए, परेशान मत होइए, हमारी नंदिनी बच्चे को जन्म देने वाली है। कुछ देर के बाद नंदिनी एक सुंदर से प्यारे से बछड़े को जन्म देती है। घर में खुशहाली छा जाती है। बछड़े का नाम गोलू रख दिया जाता है। गोलू घर की रौनक बन जाता है। नंदिनी के दूध से राकेश के घर में पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, घी होने लगता है। एक वर्ष बीत जाता है।
एक दिन राकेश नंदिनी को चराने के लिए पास के जंगल में लेके जाता है। अचानक दो भयानक भेड़िए राकेश के पास आकर घुर्राने लगते हैं। राकेश डर जाता है। वह अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ देखने लगता है। दूर चलते हुए नंदिनी राकेश को भेड़ियों से घिरा हुआ देख लेती है। वह वहां से दौड़ती हुई राकेश के पास आ जाती है। राकेश का भय दूर हो जाता है। मेरी प्यारी नंदिनी आ गई। नंदिनी ढाल बनकर राकेश के सामने खड़े हो जाती है। एक भेड़िया राकेश की तरफ तेजी से आता है। उसे सींग मारकर नंदिनी दूर भगा देती है। तब तक दूसरा भेड़िया आगे बढ़ता है। उसे भी वह सींग मार के भगा देती है। राकेश एक लकड़ी लेने जाता है। इसी बीच नंदिनी के पैर में एक भेड़िया काट लेता है। राकेश लकड़ी लेकर आता है और भेड़ियों को बड़ी जोर से मार मार के भगा देता है। राकेश और नंदिनी मिलकर दोनों भेड़ियों को मार के भगा देते हैं। राकेश राहत की सांस लेता है। नंदिनी, आज तुमने मुझे बचा लिया। तुम सच में हमारी रक्षक बन गई हो। राकेश अगले ही पल नंदिनी के पैर का घाव देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वह तुरंत नंदिनी के पैर पर कपड़ा बांध देता है और जानवर के डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए लेकर जाता है। नंदिनी सदैव एक बेजुबान प्राणी होकर भी बड़ी ही वफादारी के साथ राकेश और उसके परिवार के साथ रक्षण करती है। इसी के लिए वह सदा के लिए